प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले टर्न पर हम लोग संबंध के बारे में पढ़े थे और संबंध क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किए थे और कुछ प्रश्न भी हल किया गया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है फलन। टॉपिक है फलन है, तो फलन भी एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक, तो एक बार परिभाषा देख लिया जाए। फिर कह रहा कि यदि दो समुच्चय देखिए आप, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक कोई संबंध एफ, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, उसके बीच का एक संबंध मान लीजिए कि एफ है, तो यह फलन तभी कहलाएगा, ठीक, जबकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक, प्रत्येक संबंध फलन नहीं कहला सकता है। वह संबंध जिसके प्रांत या कहा जाए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, वही फलन कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, समुच्चय ए ले लिया जाए, एक समुच्चय यहाँ पे पी है और एक संबंध मान लीजिए एफ है। फिर यह फलन तब होगा जब इसके, ठीक है ना, इसके अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक दो तीन चार हो गया, ए बी सी डी हो गया। ठीक, दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक हो सकता है। ठीक, यह भी स्थिति आ सकती है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो फलन कहलाएगा। कुल मिला करके कि समुच्चय ए में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो कि बी के अवयव का करीब, जिसका प्रतिबिंब बी में न हो। ए और बी के बीच यदि कोई संबंध एफ है, या फलन तभी होगा जब ए में कोई अवयव खाली न रहे, ऐसा कोई अवयव न रहे, ठीक है ना, जिसका बी में कोई प्रतिबिंब नहीं है। यदि खाली है इसका मतलब कि वह फलन नहीं होगा। संबंध हो सकता है लेकिन फलन नहीं हो सकता है। दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक हो सकता है, लेकिन ऐसे देखिए, ये समुच्चय हो गया, ये समुच्चय ए, समुच्चय बी, ऐसे ए बी, एक दो तीन सी डी। ठीक, तो यदि ए से बी में एक संबंध इस प्रकार आर है या एफ है, तो यह फलन तभी कहलाएगा जब कि एक अवयव का या तो एक प्रतिबिंब हो, या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब हो, ए में कोई अवयव खाली न हो जिसका प्रतिबिंब न हो, और दूसरा कि किसी एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, यदि एक अवयव का दो प्रतिबिंब है तो संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा। अब दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक हो सकता है। ठीक, वही सभी लिखा हुआ है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब क्रमित युग्म के रूप में देखा जाए, ठीक, फलन एफ एक अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध होगा। देखिए, इस संबंध का प्रांत ए हो तथा किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। यदि कोई संबंध क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है तो वह फलन तभी होगा जब उसके प्रथम, ध्यान देना है, जब उसके क्रमित युग्मों के प्रथम घटक आपस में समान न हो। यदि क्रमित युग्म के प्रथम घटक आपस में समान हैं तो वह संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब ए से बी में देखिए, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, समुच्चय ए से बी के फलन एफ को ऐसे लिखा जाता है, एफ
ए टू बी, ए से बी में संबंध क्या है, एफ है। यह समुच्चय ए है, समुच्चय बी है और उसके बीच का संबंध क्या है, एफ है। तो यदि फलन एफ के अंतर्गत यदि किसी समुच्चय, देखिए समुच्चय ए का एक अवयव एक्स है, वह फलन एफ के अंतर्गत समुच्चय बी के अवयव वाई से संबंधित है। ठीक, तो हम कहते हैं वाई जो है वह यक्स का क्या है, प्रतिबिंब है। वाई यक्स का प्रतिबिंब है और हम लिखते हैं वाई बराबर एफ पे लिखते हैं। वाई को फलन एफ का यक्स प्रतिबिंब कहा जाता है। उल्टा यदि कहा जाए यक्स को वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब का। इस प्रकार से प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब हो गया। अब प्रश्न आएगा आपके कि संबंध दिया रहेगा और कहेगा कि जरा बताइए कि यह फलन है कि फलन नहीं है, जैसे नीचे बताया जा रहा है। ये प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है। देखिए, कारा निम्नलिखित में से बताइए जो संबंध दिए हुए हैं इसमें कौन से फलन है और कौन फलन नहीं है। 3 खंड दिया हुआ है। तो मान लिया दिया हुआ है, देखिए उसको संबंध आर के रूप में लिख लिए। दिया हुआ संबंध उसको मान लिया आर। अब चूँकि क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो क्रमित युग्म है क्या उसका प्रथम घटक आपस में समान है कि नहीं समान, केवल प्रथम घटक देखना है। तो प्रथम घटक देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, सभी प्रथम घटक अलग अलग हैं, अतः दिया हुआ संबंध फलन है। ठीक, और वैसे भी हम डायग्राम बना लें। देखिए यहाँ डायग्राम बना लिया गया है, देखिए। ठीक, प्रथम घटक क्या होता है, प्रांत होता है, जानते हैं। प्रथम घटक के जो समुच्चय होता है प्रांत होता है। तो मान लीजिए गया कि ये जो आर है वह और बी के बीच का संबंध है। तो ए के अवयव क्या क्या हो जाएंगे, प्रथम घटक के अवयव 2, 5, 8, 11, 4 देखिए हो गए। और द्वितीय घटक क्या है, सब में एक ही है, 1 हो गया। इसका मतलब कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 5 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 8 का प्रतिबिंब 1 है, 11 का प्रतिबिंब 1 है, 14, 11 ऐसे। देखिए 2 का प्रतिबिंब 1, 5 का प्रतिबिंब 1, इसी तरह सबका प्रतिबिंब 1 हो गया। ठीक, तो यह फलन हो जाएगा क्योंकि 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब 1 हो सकता है, तो ये फलन हो गया। और क्रमित युग्म के रूप में भी क्योंकि प्रथम घटक के अवयव आपस में समान नहीं है, इसलिए वो संबंध जो दिया हुआ है वो फलन होगा। अब प्रांत निकालना है, तो प्रांत कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं कि संबंध मालूम है तो प्रथम घटक के अवयवों का जो समुच्चय हो जाएगा वो प्रांत हो जाएगा। प्रथम घटक 2, 5 निकलेंगे, हो जाएगा। और द्वितीय घटक, तो द्वितीय घटक 1 केवल है, परिसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी दिया हुआ है। ये इसको नहीं पढ़ना है, नीचे इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक, अब उसको भी हमने आर मान लिया। अब देख लेंगे, प्रथम घटक देख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देखिए सब प्रथम घटक अलग अलग है। क्योंकि आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान आपस में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर हो जाएगा। डायग्राम रे डायग्राम द्वारा जो है देख सकते हैं। देखिए 2 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3, ये बना दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसमें कोई अवयव ऐसा खाली नहीं है जिसका इसमें कहीं कहीं प्रतिबिंब न हो, वैसे भी ये फलन हो जाएगा, उसका हम प्रांत परिसर निकाल सकते हैं। तीसरा देख लीजिए, इसको हमने आर मान लिया। अब देखिए इसमें एक क्रमित युग्म दिया हुआ है, इसमें इस क्रमित युग्म के और इस क्रमित युग्म के प्रथम घटक आपस में क्या है, समान है, अतः फलन नहीं होगा। फलन की परिभाषा के अनुसार यह संबंध फलन नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है चूँकि क्रमित युग्म 1, 3, 1, 5 के प्रथम घटक के अवयव समान है, इसका मतलब क्या है, 1 का 2 प्रतिबिंब, देखिए 1 का प्रतिबिंब 3 भी है, 1 का प्रतिबिंब 5 भी है। और फलन में प्रांत के किसी भी अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, अतः फलन नहीं होगा, ये केवल संबंध हो जाएगा। ठीक, अब आता है कि जैसे मान निकालते थे संबंध का प्रांत परिसर सहप्रांत निकालते थे, वैसे हमको प्रांत फलन का प्रांत सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। पहले परिभाषा देखा जाए, मान लिया गया है। देखिए प्रांत को जानते हैं, डोमेन
कोडों में परिसर रेंज कहा जाता है। यदि एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है, समुच्चय ए से बी में एक फलन एफ है, तो देखिए ये है, मान लीजिए फिगर बना हुआ है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय यहाँ पे बी है, तो ये पूरे समुच्चय ए को, पूरे समुच्चय ए को हम कहते हैं प्रांत, पूरे समुच्चय बी को कहते हैं सहप्रांत। क्लियर हो गया? अब देखिए आता है परिसर, तो परिभाषा देख लीजिए, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव के प्रतिबिंब हैं। ठीक, लॉजिका के बी के उन अवयवों का समुच्चय जो प्रांत के अवयवों के समुच्चय हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यदि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ए के अवयव 1 2 3 है, बी के अवयव हैं ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, हमको परिसर ज्ञात करना है, रेंज। तो हमको रेंज जब भी ज्ञात करना होगा तो हम बी के उन अवयवों का समुच्चय लेंगे जो कि ए के अवयवों के प्रतिबिंब है। तो ए का प्रतिबिंब क्या है? ए है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 का प्रतिबिंब क्या है? सी है, तो सी हो जाएगा। फिर से देखा जाए रेंज। ठीक, ए का देखिए, ए का प्रतिबिंब ए है, ए हो गया। 2 का प्रतिबिंब सी है, सी हो गया। और 3 का प्रतिबिंब डी है, डी हो गया। ए रेंज हो जाएगा। मतलब बी के वह अवयव जो ए के अवयव के प्रतिबिंब हैं, उनका समुच्चय जो है फलन एफ का परिसर कहलाता है। ठीक, अब कुछ प्रश्न है कि प्रांत एवं परिसर ज्ञात करिए, फलन का दिया गया है, उसको आगे हल किया जाए। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 203 दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलन, वास्तविक संख्या जानते हैं, वास्तविक संख्या को लिखा जाता है आर से जानते हैं, आर में पॉजिटिव नेगेटिव भिन्न सब कुछ आ जाता है, ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, हमको कह रहा है प्रांत ज्ञात करने के लिए, प्रांत का मतलब होता है कि फलन x के किस वैल्यू के लिए, x के किन मानों के लिए या x के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित है, उन सब का समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ f(x) बराबर मॉड x, इसको पढ़ा जाता है ऐसे लिख करके, पढ़ा जाता है मॉड x। मॉड की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है। जैसे मॉड -1 ले लें, सॉरी 1 ले लें तो 1 हो जाएगा, ऐसे लिख लें हम -3 बराबर 3, मॉड 3 बराबर 3। मतलब मॉड में जब भी कोई वैल्यू लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू वो धनात्मक होता है। तो दिया हुआ, ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है f(x) बराबर है माइनस मॉड x। मॉड x का मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन उसमें गुणा माइनस का किया गया है। इसका मतलब कि x, अब देखिए x एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब x एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो यह हमको ये देखना है कि x की किन किन संख्या के लिए यह फलन f(x) परिभाषित है। तो x के सभी वास्तविक संख्या के लिए यह फलन परिभाषित है। इसलिए देखिए प्रांत बराबर हो जाएगा आर हो जाएगा। अब देखिए x का कोई भी मान लें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव लें। ठीक, तो f(x) का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव लेंगे तब भी माइनस आएगा, नेगेटिव लेंगे x का तब भी माइनस आएगा, लेकिन शून्य नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर परिसर क्या हो जाए? आर माइनस का मतलब कि निगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। क्योंकि f(x) बराबर हमेशा मान क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ठीक, उनमें से 0 हम घटा देंगे, इसका परिसर हो जाएगा। अब कभी कभी कड़ी में आता है, कोई प्रश्न दिया होगा कड़ी में, इसका कहेगा प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने के लिए कड़ी वाला। तो कड़ी वाले के नियम सब एक ही तरह से है, कई प्रश्न है, लगाइएगा। जैसे लिखा हुआ है f(x) बराबर 9 - x² लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसका प्रांत ज्ञात करिए। तो हमको ये देखना है कि यह जो f(x) है यह x के किस मान के लिए परिभाषित है।
अब देखिए वास्तविक संख्या में पॉजिटिव नेगेटिव भिन्न सब आ जाता है, लेकिन अभी आप तो ऐसे कोई नहीं पढ़े हैं, ऐसे अभी आप लोग नहीं पढ़ाया गया है, ऐसी कोई संख्या नहीं पढ़ाई। इसका वर्ग करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो अभी आप ऐसी कोई संख्या नहीं पढ़े हैं जिसका वर्ग करने माइनस हो जाए। -2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, -3 का 9 आ जाएगा। लेकिन माइनस कर्ण में 3 कहा जाए, वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाती है, -3 आ जाएगा। इसका मतलब कि वास्तविक संख्या ही नहीं है, ये कर्ण में निगेटिव आ जाता है तो वास्तविक संख्या नहीं होती है। ये लिखा हुआ वास्तविक फलन, इसका मतलब कि यह कर्ण के अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, या शून्य हो सकता है, निगेटिव कतई नहीं हो सकता है। ठीक, तो यह f वास्तविक तभी होगा जब इसका मान क्या हो, या तो शून्य हो या शून्य से ज़्यादा हो। तो देखिए फलन को परिभाषित करने के लिए ये लिखा हुआ है 9 - x², जो ब्रैकेट के अंदर है, कर्ण के अंदर है, वह 0 या तो 0 के, इसका मतलब है कि 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो। ठीक, ऐसे लिख लिया गया है। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। और आगे भी बताया जाएगा इसका मतलब सर असमिका में आएगा, रैखिक असमिका आ जाता है तो उसको ऐसे लिख लिया जाता है, ऐसे। इसका मतलब कि x का मान क्या है, -3 और 3 के बीच में है, -3 और 3 के बीच में है, -3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। मतलब x के इन मानों के लिए ही fs क्या है, परिभाषित है। अतः प्रांत बराबर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में -3, 3 हो गया। अब परिसर ज्ञात करना है, तो जब भी परिसर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम fx को y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और ये उसको जैसे y मान लिया गया वर्ग करके, और y को x के पदों में देखिए लिख लिया जाता है। x² बराबर हो गया 9 - y², समीकरण नंबर। ठीक, अब यहाँ देखिए जरा समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में यहाँ समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या है, x² - 9 लेस आर इक्वल टू 0, मतलब शून्य से कम होना। ठीक, तो समीकरण 2 से x² का मान रख दिया गया है। रखने बाद जब हल कर रहे हैं तो y² ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जा रहा है। और ये भी रैखिक असमता से इसका मतलब ये हो गया कि y का मान -∞ और इनफाइनाइट के बीच में है। लेकिन y बराबर √, देखिए प्रश्न में क्या है, 9 - x², यह है y बराबर 9 ठीक, यह वास्तविक फलन है। इसका मतलब देखिए वास्तविक फलन है, इसका मतलब कि इसका मान y का मान क्या होना चाहिए, हमेशा शून्य से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ -∞ से इनफाइनाइट के बीच में दिया हुआ है, लेकिन y का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि y का मान ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह वास्तविक है, तो जब ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसका मतलब y का मान या तो शून्य होगा या शून्य से ज़्यादा होगा। ठीक, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से हल करेंगे तो x बराबर हो गया √, इतना हो गया। चूँकि x एक वास्तविक संख्या है, ठीक, वास्तविक संख्या है, इसका मतलब जो कर्ण के अंतर्गत दिया हुआ है वह 0 या 0 से ज़्यादा होगा, असमिका से इसका मान आ गया। लेकिन इसका मतलब y का मान आ गया -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और भी आ रहा है कि y का मान हमेशा शून्य से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए परिसर हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप लोग रैखिक असमिका नहीं पढ़े हुए हैं। इस प्रकार से हम कर्ण के अंतर्गत दिया हुआ है तो प्रांत एवं परिसर ज्ञात कर लेते हैं। बीज प्रश्नावली का प्रश्न है, जरा देखिए, 5वां है, बीज प्रश्नावली का 5वां है। कह रहा प्रत्येक फलन का परिसर केवल ज्ञात करना है। परिसर, एक कंडीशन पहला दिया हुआ है, दूसरा है यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि जो x है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है और x का मान 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या x है। हमको परिसर ज्ञात करना है तो पहले लिख लिया जाए, ये दिया हुआ है f(x) बराबर लिखा हुआ 2 - 3x,
हम एफ एक्स को क्या मान लिए, वाई मान लेते हैं और एक्स को वाई के रूप में लिख लिए। यही हमेशा होता है, जब भी परिसर ज्ञात करना हो तो एफ एक्स या वाई मान लेंगे, एक्स को वाई के रूप में हम लिख लिए। अब कंडीशन क्या है कि एफ एक्स या वाई परिभाषित कब है, जब एक्स का मान क्या है, 0 से ज़्यादा हो। अब देखिए जरा यहाँ पे एक्स का मान 0 से ज़्यादा कब होगा। देखिए यदि वाई का मान 3 ले लें तो एक्स का मान निगेटिव हो जाएगा। एक्स का मान 3 ले लें तो वाई माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यदि वाई का मान 2 ले लें तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। यदि वाई का मान हम 1 ले लें, देखिए वाई का मान 1 ले लें तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। या ऐसे भी लिखा सकता, देखिए एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स धनात्मक कब होगा, इसका मतलब 2 - 3/3 क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। तीन गुणा कर देंगे, 2 - वाई क्या है, 0 से बड़ा हो जाए, माइनस वाई पक्षांतर करने बड़ा हो जाएगा। और रैखिक असमीका से वाई का मान 2 से कम होगा, वाई का मान 2 से कम हो, मतलब माइनस अनंत से लेकर के और 2 तक, न माइनस अनंत शामिल हो न 2 शामिल हो, ये परिसर ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए दिया हुआ एफ एक्स पर वाई मान लिया, एक्स को इस रूप में लिख लिया गया। ठीक, अब देखिए एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो यह वास्तविक कब होगा, जब कर्ण के अंतर्गत, चूँकि कर्ण में दिया हुआ है, कर्ण के अंतर जो पद दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है, वह क्या हो, या तो 0 हो या तो 0 से ज़्यादा हो। इसका मतलब ऐसे लिख लेंगे y-2 या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। ये हो गया y, पक्षांतर कर देंगे 2, मतलब कि y का मान 2 या 2 से ज़्यादा, माना अनंत तक जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख लिया गया है। देखिए बड़े ब्रैकेट का मतलब मालूम बताया भी गया है कि 2 शामिल है, ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, अनंत, अनंत शामिल नहीं होगा, तो परिसर ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी हल करिएगा, जो कुछ नहीं आएगा आगे के वीडियो में बताया जाएगा। यूट्यूब पे जो भी मटेरियल भेजा जा रहा है, आप लिंक सबसे पहले खोलें क्लियरिटी के लिए, लिंक को खोल कर लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि बेल बना हुआ है तो बेल बजा लें, उससे क्लियरिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक, धन्यवाद।